गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं नेहा पांडे आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। बैच के बारे में देखते हैं सबसे पहले। और उससे भी पहले आज एकादशी मतलब तुलसी विवाह सभी लोग कर ही चुके होंगे पूजा पाठ। तो विवाह करने के बाद तुलसी मतलब एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसके बाद बैच के बारे में देखते हैं कि जो बैच है यहाँ पर स्वतंत्रता बैच प्रारंभ है, सभी विषय के लिए अवेलेबल है। एलटीडी, एसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, एडवांस किसी भी प्रकार का कोर्स है, बीपीएससी, बिहार स्टेट किसी भी प्रकार का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है बी कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले हम लोग ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम लोग ने इसको दो भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें कि पहला हमारा था डब्ल्यूबीसी मतलब जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। सेकंड की बात कर रहे थे फैट, एफ बराबर ए डी ई के, कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो हम लोगों ने जो वसा में घुलनशील विटामिन थे इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर चुके थे कि ए डी ई के बारे में हम लोग ने अच्छे तरीके से एक एक अलग अलग से वीडियो में पढ़ चुके थे। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाटर में जल में घुलनशील की बात हो रही है। तो जो प्रथम अगर विटामिन की बात पूछी कि मतलब इसमें पहला कौन सा है, अगर ये द्वितीयक है कि पहला है, तो पहला जो हमारा पहले जो इसकी खोज हुई थी इसकी, तो इसे हम प्रथम श्रेणी में रखेंगे। किस श्रेणी में? प्रथम, प्रथम श्रेणी में रखेंगे डब्ल्यूबीसी को। और सेकंड हमको फैट वाली जो उसको द्वितीयक श्रेणी में रखेंगे। पहले खोज बी और सी की हुई थी, द्वितीयक श्रेणी में बी और सी को रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी, तो हम लोग ने इसके बारे में बात किया था कि बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा परिवार है, पूरा समुदाय, और जिसके उतने पूरे उसमें B1, B2, B5, B6, B3, B7, B9, B12 ये सब इसके क्या है, पूरे सदस्य, एक तरीके से कह सकते हैं पूरा एक परिवार बी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा विटामिन बी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे B1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? B1 की बात करेंगे। विटामिन B1, तो B1 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? थायमिन रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ज्यादातर रासायनिक नाम ही पूछा जाता है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। तो ये तो इसका रासायनिक नाम हो गया, लेकिन हम इसे और भी उपनाम से, इसके और भी ढेर सारे जिस नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो थायमिन के बाद जो इसके बाद जो इसका दूसरा नाम है B1 का, वो देखते हैं एंटी वेरी वेरी फैक्टर। एंटी वेरी वेरी फैक्टर, ये इसका सेकंड नाम है। पहला हमारा थायमिन हो गया और दूसरा हमारा एंटी बेरी बेरी फैक्टर हो गया। थर्ड की बात करते हैं तो थायमिन को हम जो तीसरे नाम से जानते हैं, ए न्यूरिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ए न्यूरिन। ये सब इसके उपनाम हैं। अभी तक हमें ज्यादातर थायमिन देखने को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में जो पेपर बनेगा उसमें पूछा जा सकता है कि इसके और भी क्या नाम हो सकते हैं। तो इसका जो थर्ड नाम था ए न्यूरिन था, और इसके साथ ही हम थायमिन को हंगर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हंगर विटामिन, हंगर विटामिन। याद होगा एलटी के 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिश चावल के विटामिन का क्वेश्चन आया होता। तो थायमिन को ही हम पॉलिश चावल के विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पॉलिश चावल के विटामिन। 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。
या चावल की पॉलिश विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा पूछा जा चुका है एलटी में। ठीक है, हंगर विटामिन की संभावना है क्योंकि क्या करता है, ये हमारे शरीर में भूख को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इतने सारे जो इसके थे, और एक इसका नाम है एंटी न्यूरेटिक, एंटी यूरेटिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके ढेर सारे उपनाम हो गए, थायमिन, बेरी बेरी फैक्टर, एंटी और हंगर और पॉलिश चावल की विटामिन, ये सभी थायमिन की क्या है, उपनाम है। B1 की बात कर रहे थे, अब इसके उपनाम की बात देखते हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं। कार्य भी, बीमारी भी, तो सबसे पहले इसके हम रोग ही देख लेते हैं कि B1 की कितने, विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में किस किस प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से, B1 कहेंगे इन द सेंस, या फिर हम उसको थायमिन के नाम से बोले, या फिर हंगर विटामिन के नाम से बोले, या एंटी न्यूरेटिक के नाम से बोले, या किसी भी नाम से बोले, अगर एक एक नाम से बोलने से क्या होगा कि उसके पूरे जो उपनाम होंगे वो याद हो जाएंगे। तो अगर हम B1 की बात करते, थायमिन की बात करते, तो इससे जो हमारे शरीर में कमी होती है वो हमें क्या, कमी से क्या होता है, 4 प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहले इसकी बीमारी है देखेंगे, B1 की, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग देखने को हमें मिलता है। बेरी बेरी रोग, जिसे हम लकवा या न्यूरोपैथी, लकवा बहुत इजी, तो ध्यान देखेंगे, न्यूरोपैथी बीमारी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो बेरी बेरी रोग है, हमें पता है थायमिन की कमी से हो रही, या फिर ये बोल दे कि हंगर विटामिन की कमी से हो रही है, ये बोल दे कि पॉलिश चावल की विटामिन की कमी से हो रही है, कहीं की वर्निक्स की कमी से भी हमें ये देखने को मिलती है। तो ये जाकर के 4 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहला इसमें जो देखते हैं, बेरी बेरी रोग ही 4 प्रकार का देखने को मिल रहा है। पहला इन्फेंटाइल बेरी बेरी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इन्फेंटाइल वेरी वेरी। ये जो बीमारी है शिशुओं में देखने को मिलती है। शिशुओं में, शिशु की उम्र 2 से 5 माह, जो बच्चा क्या अभी नवजात है, छोटा है, जन्म ले चुका है, माता का दूध पीता है, माता से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, इन्फेंटाइल वेरी वेरी। 2 से 5 माह के शिशु में, कितने से, 2 से 5 माह के शिशु में। अब बात आती है कि 2 से 5 माह के शिशु में ये बीमारी देखने को कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो तो कोई बाहर से पोषक आहार ले नहीं रहा, वो तो केवल अभी माँ के संपर्क में, प्रथम उसका जो मतलब वो भी माता के कांटेक्ट में, माता से दूध पी रहा है। तो अगर बीमारी माता जो होती है बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो माता के दूध में यदि विटामिन B1 की कमी है तो ही जाकर के इस शिशु को B1 की कमी देखने को मिलती है। तो माता से बच्चे में देखने को मिल रही है 2 से 5 माह का जो शिशु है, क्योंकि बाहरी सभी वो छोटा है। अगर हम पूरक आहार देने की भी बात करते हैं तो पूरक आहार कितने मंथ में देते हैं, 6 मंथ में देते हैं, कहीं कहीं 7th या 5th देखने को मिलता है, लेकिन 6 मंथ में हम शिशु को पूरक आहार देने का प्रयास का मतलब देने का देते हैं। पूरक आहार जैसे कि आलू उबला हुआ, मसला हुआ, थोड़ी सी ठोस फॉर्म में चीजें जो वो आसानी से खा सके और पचा सके। तो ये जब 2 से 5 माह का शिशु, तो ये तो अभी दूध पी रहा है, दूध से जीवित है, तो अगर इसमें बीमारी देखने को मिलती है तो माता की वजह से, क्योंकि माता में कमी है B1 की, थायमिन की, तो जाकर के शिशु में भी बीमारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी की बात कर रहे हैं, वेफ्ट वेरी वेरी, और थर्ड ड्राई वेरी वेरी। तो ये जो वेफ्ट और ड्राई, ये जो 2 बीमारी हमें प्रौढ़ों में देखने को मिलती है। किसमें, प्रौढ़ों में देखने को मिलती है, प्रौढ़ों में। यहाँ पे हमने देखा कि माता से शिशु में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किस में हो रहा है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो पॉलिश चावल की विटामिन होती है, यदि उसका हम सेवन करते हैं या कार्बोज की अधिकता हो जाती है, तो हमें वेफ्ट बेरी बेरी या डाई बेरी बेरी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ के पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, सबसे पहले शिशु की देते हैं, वेफ्ट बेरी बेरी ड्राई। तो हमने यहाँ पे देखा प्रौढ़ों में बीमारी हमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है, लेकिन किसकी कमी से, पैरालिसिस भी हो रहा है, किसकी कमी से, पॉलिश चावल के विटामिन की कमी से, और इसके साथ ही कार्बोज की अधिकता से। किसकी कमी से, पॉलिश चावल की विटामिन, पॉलिश चावल की विटामिन एंड कार्बोज की अधिकता से, एंड कार्बोज की अधिकता से। किससे, कार्बोज की अधिकता से। ये 2 बीमारी में ड्राई एंड वेट की बात करें, जो हमें सूखा रोग देखने को मिला, लेकिन किस में मिल रहा है, प्रौढ़ों में
मिल रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, लेग पेन, पैर में हमारे पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और इसके साथ ही हमें जब सांस लेते हैं उसमें भी दिक्कत, और हमारे पैर की स्वेलिंग भी देख रहे हैं। पैर की, देखिए पैर पतला है और ये हमारा हल्का सा मोटा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पैर की स्वेलिंग भी हमें किसकी कमी से देखने को मिल रहा है? थायमिन। किसकी? थायमिन। थायमिन इन द सेंस B1, हंगर विटामिन। और ये तो इसका एक खुद का नाम भी है जो पूछा भी जा चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे थायमिन B1 की कमी से हमें ये सारे प्रोसेस, बीमारियां देखने को हमारे शरीर में मिलती हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें, तो वेफ्ट ड्राई, वेफ्ट बेरी और ड्राई बेरी हमने देखा कि हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करे। अगर हमारे शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है, किस प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, और क्या क्या लेने से, तो पॉलिश चावल की विटामिन एंड कार्बोज की अधिकता की वजह से प्रौढ़ों की बात हो रही है। वेफ्ट और डाई दोनों प्रौढ़ों की है। नेक्स्ट देखते हैं वर्निक्स की बात करते हैं। किसकी? वर्निक्स बेरी। तो ये क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं कि किसमें देखने को मिलता है। शिशु में तो देखने को मिल नहीं रहा है, प्रौढ़ों में। ये जो शराब व्यक्ति पीता है, शराबियों में देखने को मिलता है। किसमें? शराबी व्यक्ति में। शराबी व्यक्ति में। तो जो वर्निक्स बीमारी होती है शराबी व्यक्ति में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है, अल्कोहल यूज करता है, वो पीता है, तो अपनी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो उसे खो देता है। चलने की जो उसकी होती है वो भी सही तरीके से रोड पे नहीं चल पाता। कभी कभी हम लोग रास्ते पे जाते देखते हैं ना, कोई पीकर ऐसे लड़खड़ाता हुआ जा रहा है, या कहीं गिर जा रहा है, या किसी भी प्रकार की वो कोई चीज उससे पूछो तो जैसे वो भूल चुका है ना। कई प्रकार की बीमारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती। तो जो एक शराबी में लक्षण हमें दिख रहे हैं, जो एक शराबी पीकर जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो उसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसी बीमारी को हम वर्निक्स बेरी कहते हैं, जो हमें थायमिन की कमी से देखने को मिलते। तो ये प्रौढ़ों में, वृद्धों में, किसी भी एज में हमें देखने को मिल सकती, लेकिन शिशु में नहीं, क्योंकि शिशु क्या कहते हैं, शराब का सेवन नहीं करे, अल्कोहल का यूज बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो हमने 4 बीमारी थी, बेरी के ही थे, चारों के हमने प्रकार इसमें देख लिए। ये हमारा जो था इन्फेंटाइल शिशु में देखने को मिल रहा था, वेफ्ट और डाई हमारा प्रौढ़ों में देखने को मिल रहा था। किस भोज्य पदार्थ की कमी या अधिकता की वजह से मिला था, हमने इसमें ये भी देखा किससे किस हो रहा था, मतलब जैसे माता से शिशु में हो रहा था। यहाँ पे चावल की अधिकता, पॉलिश चावल, विटामिन की अधिकता, या फिर कार्बोज की अधिकता से हमें देखने को मिल रहा था। और वर्निक्स में हमने देखा शराबी व्यक्ति में देखने को मिलता है। अगर किसी भी प्रकार का लक्षण या कुछ ऐसा दिखता है तो सीधा सा है कि थायमिन की कमी से जो ये इसके लक्षण दिख रहे हैं, वर्निक्स बीमारी कही जाती है। ठीक है, तो ये हमारे थे थायमिन के रोग, 4 प्रकार के बेरी देखने को हमें मिलते हैं। अब हम इसके वर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ग की, कि थायमिन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो सबसे पहले हमने उसके जितने भी उपनाम देखे, इसमें से कुछ हमें इसके कार्य देखने को मिल जाते हैं। जो कि इसका पहला वर्ग हम देखते हैं, तो पहला इसका वर्ग है वृद्धि में सहायक। क्या है? वृद्धि में सहायक। वृद्धि में सहायक मतलब भूख को बढ़ाना, कह सकते हैं कि क्या करता है, भूख को बढ़ाता है, और हमारे ग्रोथ में भी क्या होता है, भागीदारी इसकी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी वजह से इसे हंगर विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या करे, भूख को बढ़ाने का प्रोसेस करे, ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार है। तो थायमिन हमारे शरीर में भूख और वृद्धि दोनों के लिए आवश्यक है। सेकंड हम इसका जो वर्ग देखते हैं, सेकंड इसका वर्ग कार्बोज के उपापचय में सहायक। क्या है? कार्बोज के उपापचय में सहायक। कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही, जो हम खाते हैं, भोज्य पदार्थ जो हम लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है, ऊर्जा देने का कार्य करता है, क्योंकि बिना हम ऊर्जा लिए किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो क्या हम बोल पाएंगे, आप सुन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या करता, उस जो हम कार्बोज ले रहे हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा जा रहा है, उसको क्या करे, उपापचय में मतलब मेटाबॉलिज्म में क्या करे, सहायक के रूप में भी थायमिन आवश्यक है। थर्ड इसके काम की बात करते हैं। थर्ड जो इसका वर्क है, देखते हैं, WBC के भक्षण, या WBC के रोगाणुओं के भक्षण करता है। किसके? WBC के रोगाणुओं के भक्षण भी करा थायमिन। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस हम कार्य देखते हैं, प्रोटीन की चयापचय में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज के भी चयापचय में सहायक, तो उपापचय में, और प्रोटीन के भी, क्योंकि प्रोटीन भी हमारे शरीर में क्या करता है, अगर कार्बोज की कमी हो जाती है तो पहले प्रोटीन ऊर्जा दे देता है, पहले तो ऊर्जा ही देगा। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में अधिक है, ठीक है, जितना हमें जरूरत है उतना है, तो प्रोटीन भी यदि है तो प्रोटीन क्या करेगा, सेल्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। तो प्रोटीन को सबसे, वैसे भी प्रोटीन का अर्थ होता है प्रथम स्थान आना,
ठीक है, तो इसके भी चयापचय में क्या है, थायमिन सहायक, तो इससे कह सकते हैं हम इसको कार्बोज प्लस प्रोटीन, दोनों के चयापचय में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखता है, किसकी, नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भी हमारा थायमिन आवश्यक है। इसके बाद इसकी बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए इनके भी निर्माण में सहायक होता है। डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म देखेंगे, डीएनए तथा आरएनए। ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि कोई और भी विटामिन डीएनए तथा आरएनए में सहायक या फिर उसको पचाने में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होगी। ओनली केवल थायमिन जो कि डीएनए प्लस आरएनए में क्या है, मौजूद है, देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो डीएनए का फुल फॉर्म देखते हैं, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। डीएनए प्लस आरएनए और थायमिन में सबसे ज्यादा सहयोगी है। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, लगभग हमारे सारे का जो थायमिन के मेजर कार्य थे, जो मुख्य कार्य थे, जो हमारे शरीर के लिए क्या थे, आवश्यक थे, बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, या हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से इन चीजों को क्वेश्चन को भविष्य में पूछा जा सकता है, तो ये सारे मेजर कार्य हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हंगर या वृद्धि में सहायक होता है, हंगर विटामिन या वृद्धि में सहायक, क्योंकि कहीं कहीं हमें चीजें देखने को मिलती है कि थायमिन को हम हंगर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके रोग देखे, कार्य देखा, से बीमारियां देखी, ठीक है। अब प्राप्ति के स्रोत की बात करते हैं, एग्जैक्टली हमें थायमिन प्राप्त किससे हो रहा है, तो सेम प्रोसेस भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त हो रहा है, प्राणिज एंड वनस्पति, और जो सब्जियां होती हैं, जिनके सब्जी के जो छिलके होते हैं, छिलके में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा थायमिन था। थायमिन इज कंप्लीट, विटामिन B1। नेक्स्ट ऑफ विटामिन की बात करते हैं जो हमारा B2 होता है। नेक्स्ट विटामिन B2, क्योंकि परिवार के एक सदस्य की कहानी खत्म, सेकंड की बात कर रहे हैं। B2, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। क्या है, राइबोफ्लोविन। B2 का रासायनिक नाम, थायमिन हो गया, अब रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। सबसे पहले B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन नहीं था, ये तो इसका रासायनिक नाम है कि राइबोफ्लोविन है। लेकिन सर्वप्रथम जब खमीर को गोल्डबर्गर ने 1926 में जब खमीर को गर्म किया था और गर्म करके ये विटामिन B2 को प्राप्त किया था, तो जब उन्होंने उसे गर्म करके प्राप्त किया तो इसका नाम सर्वप्रथम जी था, जी विटामिन के नाम से या एलो एंजाइम विटामिन के नाम से हम इसको जानते थे। तो सबसे पहले जो इसका नाम था विटामिन जी, सर्वप्रथम जो इसका नाम था, सर्वप्रथम नाम या पहले नाम जो इसका था विटामिन जी, विटामिन जी, विटामिन जी या एलो एंजाइम भी हम इसे कह सकते हैं, एलो एंजाइम। सर्वप्रथम विटामिन जी एलो एंजाइम खोजा किसने था, तो खोजा था इसे गोल्ड बर्गर ने। किसने खोजा था, गोल्ड बर्गर ने, गोल्ड बर्गर। अब ये कौन थे, गोल्ड बर्गर अमेरिका के क्या थे, वैज्ञानिक थे। कहाँ के, अमेरिका के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक। अमेरिका के वैज्ञानिक कब खोजा था इन्होंने, 1926 ईस्वी में खोजा था। कब, 1926 ईस्वी में,
1926 ईस्वी में गोल्डबर्गर ने क्या किया था, खमीर को गर्म करके इस विटामिन को प्राप्त किया था। खमीर को गर्म करके प्राप्त किया था। खमीर को गर्म करके प्राप्त किया था। प्राप्त किया था। अब गोल्डबर्गर खमीर को क्यों प्राप्त करने गए थे? उन्होंने देखा कि थायमिन क्या हो रही थी, जल में घुलनशील हो जाती थी। अगर भोजन पकाते समय, जब हम भोजन पकाते कोई भी साग सब्जी जिसमें कि हमारा विटामिन B1 थायमिन पोषक मात्रा में पाया जाता है, तो जब भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, 25% थायमिन नष्ट हो जाती है। लेकिन अब फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, 120 सेल्सियस ताप पर यदि हम गर्म करते हैं तो 30 मिनट के अंदर भी क्या हो, 30 मिनट अगर हम इतने ताप पर 120 सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करते हो, थायमिन इस प्रकार से भी नष्ट हो जाती है। तो उन्हें लगा कि जब थायमिन नष्ट हो जाती है, क्यों ना दूसरे विटामिन की खोज की जाए। तो उन्होंने जब खमीर को गर्म किया तो उसमें देखा कि एक पदार्थ देखने को मिला। तो पहले उन्हें ये लगता था कि थायमिन का ही कोई अंदर का पोषक तत्व है या कोई जो बची हुई विटामिन है, लेकिन नहीं। फिर जब उन्हें दोबारा उस चीज को देखा तो उसमें देखा कि एक अलग प्रकार की विटामिन है जो नारंगी पीले पदार्थ की दिख रही थी। किस प्रकार की? नारंगी। नारंगी। तो नारंगी पीले पदार्थ की वो विटामिन उनको दिख रही थी। तो उन्होंने उसका नाम जी, और जी विटामिन के नाम से उसको रख दिया। अब जी की बात, पहले तो उन्होंने जी एंजाइम रख दिया, तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने इस विटामिन का नाम राइबोफ्लोविन रखा। क्योंकि गोल्डबर्गर ने देखा कि ये जो विटामिन उन्होंने खमीर को गर्म करके प्राप्त किया था, इसमें राइबोज नामक शुगर राइबोज नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अच्छा खासा इसका नाम तो था ही जी विटामिन, तो राइबोफ्लोविन रखने की क्या ही आवश्यकता थी। तो देखा, गोल्डबर्गर ने देखा कि राइबोफ्लोविन इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि इसमें राइबोज नामक शुगर और फ्लोविन नामक वर्णक देखने को मिलता था। राइबोज नामक शुगर, राइबोज नामक शुगर प्लस फ्लोबिन नामक वर्णक पदार्थ, या फ्लोबिन नामक वर्णक पदार्थ। तो ये दो चीजें जब उन्होंने उसको खमीर को गर्म किया था, प्राप्त किया, तो राइबोज शुगर और फ्लोबिन नामक वर्णक पदार्थ देखने को मिला, जिसकी वजह से विटामिन B2 का जी से नाम बदल करके राइबोफ्लोविन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब आगे इसमें देखते हैं खोज किसने की, कब किया और किस तरीके से इस विटामिन को प्राप्त किया गया। अब इसका देखते हैं कि हमारे शरीर में थायमिन के बाद सेकंड विटामिन राइबोफ्लोविन की ही खोज की गई है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे शरीर में इसके क्या कार्य हैं या फिर क्या ऐसे बीमारियां हैं। तो अगर राइबोफ्लोविन की हमारे शरीर में समस्या हो जाती है तो देखते हैं किस प्रकार से हमें ये प्रभावित करता है। सबसे पहले जो इसकी बीमारी है, रोग है, पिलोसिस एंड चिलोसिस की बात हो रही है। इसकी चिलोसिस की, पिलोसिस एंड चिलोसिस पिक्चर से देखते हैं कि B1 या थायमिन की कमी से हमें देखने को मिलती है। पिलोसिस या चिलोसिस जो अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो अभी क्या, और हमारी जो त्वचा है सूखी पड़ जा रही है। हल्के अगर हम खुजली वुजली थोड़ा भी करते हैं तो क्या होता है, बहुत वाइट वाइट कलर का पट जैसा हमें देखने को मिलता है ना, मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो ये बीमारी हमें यहाँ पे देखने को मिली, चिलोसिस है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ओठ के किनारे होते हैं, ये हमारे ओठ के किनारे दिख रहे हैं साइड साइड, ये हमारे ओठ के किनारे फटने लगते हैं। अभी आप ही किसी ऑयल चीजों का यूज मत करिए अपने फेस पर या अपने ओठ पर या किसी भी बॉडी पार्ट्स पर, तो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वहां पे व्हाइट व्हाइट क्या हो रही, परत जम जाती है। तो ये हमारी जो चिलोसिस बीमारी है, ओठ के किनारों का क्या और साइड साइड का फटना, इसे हम चिलोसिस कहते हैं। और ये हमारे शरीर में राइबोफ्लोविन की कमी से देखने को मिलती है। सेकेंड जो हम इसकी बीमारी की बात कर रहे हैं, एंगुलर स्टेमाइटिस। सेकंड, एंगुलर स्टेमाइटिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी साइड जो हमारे किनारे किनारे के ओठ होते हैं फट जाते हैं, लेकिन फटने के साथ इसमें ब्लड आने लगता है। जैसे कि जब आपको ओठ बिल्कुल बहुत ज्यादा सूख गया है, पपड़ी वपड़ी निकल रही है, और जब आप स्माइल करते हैं तो हल्की से उसमें दरार आ जाती है, और उस दरार से क्या होता है, ब्लड आना प्रारंभ हो जाता है। इसमें इस पिक्चर्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये देखते हैं एंगुलर ग्लोटिस। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जब ये मुंह खोल रहे हैं, यहाँ पे पहले तो हमने देखा चिलोसिस में क्या हो रहा था, ओठ के किनारे किनारे हमारे फट रहे थे,
ठंडी में तो ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है सीजन में। अब हम यहाँ पे सेकंड एनुलर की जो बात करें, यहाँ पे ओट तो फट है, लेकिन जब बच्चा अपना ओट खोल रहा है तो साइड से क्या ब्लडिंग यहाँ पे देखने को हमें मिलने लगती है, हल्का हल्का सा खून आने लगता है, जिसे हम एंगुलर भी कहते हैं। ओट का फटना केवल चिलोसिस है, और फटने के साथ ब्लड का आना एंगुलर हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं इसमें ग्लोसाइटिस की बात करते हैं। किसकी? ग्लोसाइटिस की। तो ग्लोसाइटिस का अर्थ होता है जो हमारी जीभ होती है, जीभ पर लाल लाल दाने का आना। क्या होता है? जीभ पर लाल लाल दानों का आना, जीभ पर लाल 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 छोटे छोटे दानों का आना, छोटे छोटे दानों का निकलना। ये भी यहाँ पे पिक्चर्स में, हम थर्ड पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसमें ये हमारी जीभ है। तो हम इसमें देख रहे हैं जो भाई जीभ बाहर जब चाय वाय पीते किसी भी प्रकार से जल जाती है, या फिर कुछ ब्रश के कुछ नहीं किया तो हल्का हल्का दाना हमें देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी बीमारी ग्लोटिस हम इसमें देखने को मिलती है कि जो हमारी जीभ है, पूरी जीभ है ना, इसमें बाहर इसमें छोटे छोटे दाने हमें देखने को मिलेंगे। रेड रेड क्या होंगे? छोटे छोटे दाने हमारे मुंह में हो जाते हैं, जिससे हमें बोलने में समस्या होने लगती है। किसी भी प्रकार खाते हैं तो भी दिक्कत होती, जलन पैदा करता है, दर्द महसूस होता है। कोई भी चीज़ हम आसानी से नहीं खा पाते, जब खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर हम क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन बीमारी मुख्य थी राइबोफ्लोविन से, वो हमने यहाँ पर देख ली। दो हमारी ओट से संबंध, एक केवल चिलोसिस हमारा ओट का फटना था, सेकंड जो हमारा था एंगुलर चिलोसिस की बात हो जिसमें ओट के फटने के साथ साथ ब्लड का आना भी था, और थर्ड हम बात करते ग्लोटिस केस में क्या हो रहा था? जीभ पर लाल लाल दाने, उसकी जो सतह है, जो जीभ है, पेट है, वहां पर उस पर लाल लाल छोटे छोटे दानों का आना, जो क्या करते बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होते हैं किसी भी प्रकार से खाने वाले से संबंधित। ठीक है, बहुत ही अधिक पीड़ादायक होते हैं, बहुत ही अधिक पीड़ादायक। क्योंकि ये चीज आपको देखने को मिलती होगी कि जब आपकी जीभ पर क्या होते हैं? दाने हो जाते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का सेवन करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अगर हम किसी भी भोज्य पदार्थ को, एक खाना ही खाते हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो जीभ से ही उतर जाएगी। ऐसा तो नहीं कि नाक से सीधा चला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो जीभ से जाएगा तो यही इसी प्रोसेस इसी से होकर गुजरेगा वो। तो जब यहाँ से वो टच होता हुआ जाएगा तो जो इस पर दाने बहुत ही प्रकार से पेन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि रहने देते हैं, थोड़ा ही खाते हैं या बाद में खा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बीमारी हम इसमें देख रहे हैं लास्ट, डर्मेटाइटिस की बात करते हैं। तीन हो गए, फ्लोसिस एंड चिलोसिस। फ्लोसिस को ही हम चिलोसिस के नाम से भी जान रहे थे। एनुलर स्टोमाइटिस भी हो गई और ग्लोसाइटिस भी हो गई। अब डर्मेटाइटिस की बात करते हैं। डर्मेटाइटिस जिसे हम चर्म रोगों के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे शरीर पे क्या होता है? खुजली का होना, त्वचा खुरदुरी होना, त्वचा खुरदुरी होना, त्वचा का खुरदुरी होना। त्वचा का खुरदुरी, डर्मेटाइटिस का अर्थ है त्वचा का खुरदुरी होना। किस प्रकार से हमारी त्वचा खुरदुरी होती है? ये जो हमारे पैर के स्किन से यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, तो इस प्रकार से जब किसी प्रकार की खुजली होने लगती है, जब हम उसको नाखून से क्या करते हैं? खुजला देते हो, तो देखिए छोटे छोटे यहाँ पे सर्कल्स देखने को हमें मिलते हैं। उसमें क्या होता है? पश भी आ जाता है और ब्लड भी आने लगता है। तो इस प्रकार से त्वचा हमारी क्या होती है? खुरदुरी और बेरुखी। किस तरीके से? बेरुखी या बेजुबान कह सकते हैं इसको, बेरुखी या बेजुबान देखने को हमें मिलती है। पैर में हो गया, हाथ में हो गया, किसी भी बॉडी पार्ट्स में ये हमें देखने को मिलता है। और जब हम ज्यादा खुजली कर देते हैं, मतलब नहीं कंट्रोल होता, लगता है कि नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो उस चीज में हमें ये देखने को मिलता है। जितना हम खुजली करेंगे, नाखून लगाते हैं इसमें, तो ये क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये जो हमारे बन रहे हैं सर्कल्स, ये क्या हो रहा है? बढ़ता जाएगा। जितना लगाएंगे उतना, पहले तो यहाँ पे हमें केवल नॉर्मल सा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना सा हल्का सा देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल केवल हल्का सा रेड हमें देखने को मिला, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जैसे ही हम इसमें खुजली करते हैं, तो खुजली करने के साथ हमें ये प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलने लगता है।
यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जितनी खुजली करेंगे नाखून का यूज होगा, तो नाखून में भी क्या होता है ना, ये जब हम खुजली करते हैं तो जिसका ब्लड है या जो इसकी गंदगी है वो पपड़ियां हमारे नाखून में क्या होती है, भर जाती हैं, तो भी बीमारी का कारण होती है। क्योंकि हम नेंस अगर काटेंगे नहीं या बहुत भी छोटे नेंस होते हैं, हमने खुजली किया, हाथ को साफ नहीं किया और हम बैठ के क्या करें, खाना खाने, तो वो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, प्रवेश हो जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी बीमारियां थे, चलो सर, राइबोफ्लोविन से। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन से रोग हमें देखने को मिल रहा था। अब हम इसके कार्य की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, किसके, राइबोफ्लोविन के वर्ग की बात करते हैं। राइबोफ्लोविन या विटामिन जी, या विटामिन जी, आइए हम इसे येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं, किस, येलो विटामिन के नाम से, येलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे शरीर में इसके क्या कार्य हैं, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो राइबोफ्लोविन का या विटामिन जी का जो वर्क होता है, यह है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है त्वचा, ठीक है, त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। जैसे हमारे जो शरीर है, हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो शारीरिक वृद्धि दिख रही है, उसको क्या करे, स्वस्थ बनाने में सहायक है। सेम प्रोसेस हमारा थायमिन का भी था, जो क्या कर रहा था, शारीरिक वृद्धि के विकास में सहायक था, शारीरिक वृद्धि, और साथ ही साथ हंगर विटामिन भी था, मतलब भूख को भी बढ़ाने का कार्य कर रहा था। और राइबोफ्लोविन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमारे त्वचा, यानी जो हम ऊपरी जो हमारी परत दिख रही है ना, जो बात करें फेस या जो भी बॉडी की, तो वहां पे क्या, इसको स्वस्थ बनाने में सहायक है। क्योंकि यदि हम राइबोफ्लोविन का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। कैसे, अभी हमने कुछ 3 बीमारियां देखी थी। सबसे पहले ओठ का फटना देखा था, फिर ओठ से फटके फटके क्या करना, खून का आना देखा था, फिर त्वचा खुरदुरा हो जाना, ये जुबान बेरुखी सी त्वचा का, स्किन का दिखना, जीभ पर लाल लाल दानों का दिखना, ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शा रहा है कि त्वचा को स्वस्थ बनाने रखने में सहायक है। यदि राइबोफ्लोविन की हमारे शरीर में कमी नहीं होगी तो भी किसी भी प्रकार की बीमारी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठंडी में किसी किसी की स्किन ऐसी भी होती है कि किसी चीज की आवश्यकता उनको, मतलब कोई भी बाहर की केमिकल्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो वैसलीन हो या कोई भी क्रीम, कुछ भी, ठीक है, कोल्ड क्रीम तो आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के केमिकल्स को यूज करना नहीं है। लेकिन किसी किसी को देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में इन चीजों की कमी, राइबोफ्लोविन की भी कमी देख लिया, यहाँ पे तो राइबोफ्लोविन की दिख रही है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में। नेक्स्ट बात करते हैं, आंखों की रोशनी की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, आंखों की रोशनी में सहायक होता है। आंखों से संबंधित हम लोग ने विटामिन देखा था, विटामिन ए की बात कर रहे थे। किसी भी प्रकार से आंखों से संबंधित बीमारी विटामिन ए में हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पे राइबोफ्लोविन में भी देखते हैं कि यह भी हमारे आंखों की रोशनी में यानी देखने में सहायता उत्पन्न करता है। कौन सा, तो विटामिन ए के साथ साथ राइबोफ्लोविन का भी ये कार्य है कि इसकी बीमारी में सहायक हो इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायक। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे थायमिन में भी देखा था, शारीरिक वृद्धि में सहायक, और यहाँ पर राइबोफ्लोविन में भी देखा था। किसमें, दोनों में, थायमिन प्लस राइबोफ्लोविन। अब यहाँ पे हमें दो, एक ही बीमारी दो जगह देखने को मिल गई, फ्लोविन, तो दोनों में ये हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीकरण अपचय का कार्य करती है, और इसके साथ ही किसका, ऑक्सीकरण और अपचय का कार्य करती है, और इसके साथ ही FMN और FAD का एंजाइम है। थाइमिन में देखा था RNA और DNA की बात हुई थी, और राइबोफ्लोविन में हम लोग देख रहे हैं FMN और FAD की बात हो रही है। FMN, FMN और FAD, FAN और FAD की बात हो रही है। चलिए इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं, फ्लोविन, F का फ्लोबिन,
फ्लोबिन, मोनो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, सेम प्रोसेस, फ्लोविन, एडानिन या एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे FMN और FAD के फुल फॉर्म थे। तो ये किसकी कमी से हो रहे हैं? तो यह हमारा राइबोफ्लोविन की, ये राइबोफ्लोविन के कार्य हैं। राइबोफ्लोविन P2, जिसे जी एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे RNA प्लस DNA। ये किसकी कमी से, मैं यहाँ पे ये किसका कार्य था? थायमिन का, इसके थायमिन के कार्य, आरएनए का आरएनए और डीएनए थायमिन के कार्य थे, और FMN और FAD हमारा राइबोफ्लोविन का कार्य था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि थायमिन और राइबोफ्लोविन दो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के परिवार के सदस्यों में, दो की बात कंप्लीट हो गई, थायमिन और राइबोफ्लोविन की। अब इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप उसमें कमेंट में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।